अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज की वीडियो में हम फ्लटर फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए एक कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे और उसे एंड्रॉयड सिस्टम पे एंड्रॉयड फ़ोन्स पे टेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो को फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपके पास फ्लटर फ्रेमवर्क का जो है वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए डार्ट लैंग्वेज का। और इसके लिए अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप मज़ीद वीडियो में प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको कोई भी पहले एक शॉर्ट कोर्स जो है वो प्रोसीड करना पड़ेगा। उसके बाद आप मज़ीद इस वीडियो में एक कैलकुलेटर ऐप बनाने के लिए देख सकते हैं आगे। तो यूट्यूब पे कई ऑलरेडी फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। मेरा कोर्स कोई अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे कोर्स में हवाले से कोई अगर क्यूरीज आएँ कमेंट्स में आप मेंशन करें तो मैं इस पे मज़ीद एक कोर्स भी बना दूंगा। तो अभी हम एक बेसिक कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे फ्लटर लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो ये जो कैलकुलेटर जो है वो कई तरह के, एक बेसिक लेवल का है, साइंटिफिक लेवल का, एडवांस लेवल का। तो अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल के कैलकुलेटर देखेंगे, उसमें जो जो बेसिक फीचर्स हैं उसको हम अपनी ऐप में मुकम्मल करेंगे। जी, तो ये जो बेसिक कैलकुलेटर है ये मेरे पास कुछ इस तरह से है। मतलब ये मैं अभी जो डिवाइस पे देख रहा हूँ, यहाँ पे 2+2 करता हूँ और इक्वल टू का साइन प्रेस करता हूँ तो आंसर आता है। +3 अगेन करता हूँ तो 7 हो जाएगा। अगर मैं इक्वल टू का साइन दोबारा प्रेस करता हूँ तो वो फर्स्ट नंबर में जो भी आंसर है उसे प्लस करते हैं। मिसाल के तौर पे 2+2 करके मैं इक्वल टू का साइन प्रेस करता हूँ वो 4 कर देता है। दोबारा इक्वल टू का साइन प्रेस करता हूँ वो दोबारा 2 इसमें प्लस कर देता है, मतलब 2 को जो है वो प्लस करता जा रहा है। इसी तरह से बाकी फीचर्स जो हैं वो 3 × 2 6। तो ये इस तरह का जो बेसिक कैलकुलेटर है वो हम बनाएंगे। तो आइए चलते हैं फ्लटर की जानिब और इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जी, तो कोडिंग का टास्क स्टार्ट करने से पहले कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये कुछ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पहले इंस्टॉल होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले फ्लटर एसडीके है और उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो है। एंड्रॉयड स्टूडियो हम डेवलपमेंट के दौरान तो नहीं, कोडिंग के दौरान तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें एसडीकेज़ वगैरह जो एंड्रॉयड की इंस्टॉल होनी होती हैं वो खुद ब खुद ही डाउनलोड होके इंस्टॉल होके कन्फिगर हो जाएंगी। आपको मैन्युअली खुद से उनकी कमांड्स नहीं लिखने पड़ेंगी। और थर्ड जो है वो वीएस कोड आपके पास होना चाहिए। ये हम कोडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो एक्सटेंशन है वो फ्लटर के नाम से है जो कि इंस्टॉल होनी चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं फर्दर प्रोसीड करने के लिए। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, ऑलरेडी कन्फिगर्ड हैं, तो आप वीडियो में मज़ीद कंटिन्यू करें। और अगर नहीं है तो फ्लटर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह इंस्टॉल करके कन्फिगर करना है इन्वायरमेंट को, तो उसके इससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। वो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक वीडियो को फॉलो करते हुए आप सारी चीज़ें जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं। ओके, तो इसको चेक करने के लिए कि आपके पास सभी चीज़ें सक्सेसफुली कन्फिगर्ड हैं तो आप कमांड लाइन ओपन करें और यहाँ पे कमांड लाइन ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस करें और यहाँ पे cmd कमांड लिखें और फ्लटर डॉक्टर लिख के सभी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सभी चीज़ें सक्सेसफुली कन्फिगर्ड हैं।
तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई एरर शो भी हो तो आपने फोकस इस चीज़ पे करना है कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो का है इस पे और इस पे कोई एरर ना आए। इसके अलावा अगर विजुअल क्रोम के हवाले से या विंडोज़ के हवाले से कोई एरर आए तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी जो ऐप बनानी है वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनानी है। तो उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो का और एंड्रॉयड के का जो कॉन्फ़िगर होना जो है वो लाजमी है। तो फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करने के लिए फ्लटर क्रिएट और आगे अपने जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो देना। और इसमें इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिस लोकेशन पे आप प्रोजेक्ट सेव कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का फोल्डर बना रहे हैं, उसके पास में कहीं भी किसी फोल्डर के नाम के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे ये जो मेरे नाम का फोल्डर बना हुआ है इसमें यहाँ पे स्पेस शो हो रही है। तो इसके लिए मैं बैक जाऊँगा और प्रेफर्ड लोकेशन जहाँ पे जाके मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ वहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं ये कमांड लिखूँगा फ्लटर क्रिएट और जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम हम रखना चाह रहे हैं। और प्रोजेक्ट का जो नाम रखें उसमें भी स्पेस नहीं रखनी, हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं या डैश का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब हम VS कोड को ओपन करेंगे और इसमें हमारा ये जो फोल्डर है हम इसे ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इसमें pubspec.yaml वाली फ़ाइल है, हम इसे ओपन करेंगे और ये यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। बेसिकली ये मैंने इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल किया फ्लटर के नाम से। अगर आपके पास ये यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन ना आ रही हो तो आप इंस्टॉल में जाएं, यहाँ एक्सटेंशंस पे जाएं और यहाँ पे फ्लटर सर्च करें और ये फ्लटर के नाम से एक एक्सटेंशन शो होगी आपको। ये मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा। अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल होगी तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप दोबारा पबस्पेक वाली फ़ाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज़ या डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं ये उसे डाउनलोड करके गेट करेगा। ये जो डिपेंडेंसीज हैं वो सक्सेसफुली इसमें डाउनलोड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है जी प्रोजेक्ट को रन करने का। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे बॉटम पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास जो अवेलेबल डिवाइसेस हैं वो शो हो जाएंगी, जिसमें से मेरे पास ये एक एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्टेड है वो शो हो रहा है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यहाँ पे लीप के फोल्डर के अंदर यहाँ पे मेन डॉट डाट की फ़ाइल है। ये हमारी मेन या स्टार्टिंग फ़ाइल है जो कि जब हमारी ऐप
रन होने लगती है तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। तो इसको मैं रन करूँगा। इसको जब मैं मेरे पास यहाँ पे मेन टो डाट ओपन होगी तो यहाँ पर मुझे रन करने की ऑप्शन नज़र आएगी। मैं इस पर क्लिक करके रन विदाउट डिबगिंग कर रहा हूँ। तो ये बिल्ड स्टार्ट होगी और फर्स्ट अटैम्प्ट में जब फर्स्ट टाइम आप अपने पास प्रोजेक्ट को रन कर रहे होंगे तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगी। इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपने प्रोजेक्ट अपने पास क्रिएट किया है, अगर उसका एंड्रॉयड का ग्रेडल आपके पास पहले से डाउनलोड ना हो तो वो डाउनलोडिंग स्टार्ट होता है और वो समटाइम जो है वो 5 से 10 मिनट ले लेता है डाउनलोडिंग में। वो ये टाइम वेरी करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से। तो मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है तो ये कुछ मिनट लेगा, 1 से 2 मिनट फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को बिल्ड होने में। ये क्योंकि अभी ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मैं इसको एक दफ़ा स्टॉप करके दोबारा से इसको रन करता हूँ। नहीं तो हमारी जो स्टार्टिंग ऐप है वो सक्सेसफुली ओपन हो गई है। अब मैं इसकी जो मेन डॉट फाइल है उसमें जो एक्स्ट्रा कोड ये डिफ़ॉल्ट
प्रोजेक्ट के अंदर जनरेट होता है उसे रिमूव करता हूँ। ये हमारी जो स्टार्टिंग स्क्रीन है उसकी मेन बॉडी है, तो इसको मैं क्लियर करने के बाद सिर्फ एक टेक्स्ट शो कर देता हूँ, चाइल्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट। मेन स्क्रीन और ये जी। तो ये मेन स्क्रीन हमारी आ गई है। इसमें जो टॉप पे ऐप बार शो हो रही है उसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ऐप बार ख़त्म हो गई है। अब ये जो होम पेज वाली जो फ़ाइल है उसे मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही अलग फ़ाइल में ले जाता हूँ, ताकि हमारा कोड ज़्यादा होने पे हमें ये इशू ना करे। मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ पेजेस के नाम से, और एक और नई फाइल बनाता हूँ होम पेज दो डॉट के नाम से। और ये हमारा जो होम पेज वाली क्लास है, ये स्टेटफुल विजेट है, तो इसके नीचे माई होम पेज स्टेट के नाम से एक और क्लास भी बनी है। तो इन दोनों क्लासेस को मैं यहाँ से कट करके इस फाइल में लेके आता हूँ, और यहाँ पे मैं ये एरर शो कर रहा है तो मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ और मटेरियल डॉट डाट को इंपोर्ट कर देता हूँ। ये हमारे एरर्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। मेन डॉट डाट पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे ये एरर शो हो रहा है कि इसे माय होम पेज की जो क्लास है वो नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, तो ये जो अवेलेबल ऑप्शंस है वो आ जाएंगी हमारे पास। माय होम पेज अवेलेबल है, मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये खुद ब खुद ही इसे इंपोर्ट कर लेगा। ओके, तो अभी आगे नेक्स्ट फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो स्क्रीन है कैलकुलेटर की, उसका मैंने इमेज यहाँ पे स्टोर रखा हुआ है जी, वो देख लेते हैं। तो इस इमेज में देखें हमारे पास फर्स्ट लाइन में ये 4 बटन शो हो रहे हैं, AC प्लस स्लैश माइनस परसेंटेज और डिवीज़न का जो सिंबल है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पे जो है वो ये 4 बटन शो करते हैं। तो बटन शो करने के लिए हम रो इस्तेमाल, अगर हमने एक रो के अंदर एक लाइन के अंदर जो है वो बटन्स को शो करना है, तो हम रो का जो विजेट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चिल्ड्रन, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट इस्तेमाल करता हूँ एफी। कोड नेक्स्ट लाइन में कॉपी करने का तरीकाकार ये होता है कि आप जिस लाइन पे मौजूद हैं ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो का बटन प्रेस करेंगे, तो जो जिस लाइन पे आप मौजूद होंगे वो लाइन नीचे कॉपी हो जाएगी। तो मैं ये परसेंटेज और मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई का आइकन कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं आर्जी तौर पे सिर्फ ये स्लैश का सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ डिवीज़न के लिए। तो ये चेंजेस करने के बाद मैं कंट्रोल S प्रेस करता हूँ। ये चेंजेस हमारी
रिफ़्लेक्ट हो जानी चाहिए, लेकिन हो ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो मेन डॉट वाली फाइल है इसमें भी मैंने कुछ चेंजेस की थी, वो अभी भी यहाँ पे ऐसे हाईलाइट शो हो रही है। तो अगर इससे ज़्यादा फाइलों में चेंजेस किए हैं और इकट्ठे सभी फाइलों को सेव करना है तो हम फाइल में जाके सेव ऑल की ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या शॉर्ट की है Ctrl+K और S। तो ये रिफ़्लेक्ट हो गई है और यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शंस जो है वो शो हो रहे हैं। एक सेकंड में इसे जी, तो यहाँ पे हमारे AC प्लस माइनस ये यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन ये है एक तो इकट्ठे शो हो रहे हैं और हमें सही तरह से नज़र भी नहीं आ रहे, रिप्लेस हो रहे हैं। तो इनको नीचे लाने के लिए हम रो के अंदर तो ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर हमने हॉरिजॉन्टली कुछ आइटम्स को शो करना है तो हम रो इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने वर्टिकली आइटम्स को शो करना हो तो हम कॉलम के नाम से एक विजिट है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो विजिट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इसी विजिट के ऊपर, ताकि इस विजिट को एज ए चाइल्ड बना दें हम उसके, तो हम Ctrl+Shift+R प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारे रैप विद विजिट की ऑप्शन आ जाएगी। बल्कि 1 बाय 1 यहाँ पे हमें कॉलम की भी ऑप्शन आ रही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कॉलम इसके अंदर ले आया। अब यहाँ पे देखते हैं जी, अभी फ़िलहाल कोई इफेक्ट नहीं है, हमने उसे नीचे लेके आना है। तो मैं रो से पहले साइज बॉक्स का विजिट इस्तेमाल करता हूँ, उसमें हाइट सेट कर देता हूँ 40। तो हाइट सेट करें तो ये हमारी जो आइटम्स हैं वो ऐप बार से नीचे आ गई हैं, जो टॉप बार टूल बार है। तो अब यहाँ पे इनको हमने एक मखसूस साइज़ असाइन करना है। तो उसके लिए रो के अंदर अगर हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी विजिट्स हैं, उनको अगर सेम साइज़ असाइन करना है तो हम रैंडमली पिक्सल्स देने की बजाय, क्योंकि हमने ऐप को रिस्पॉन्सिव ही बनाना होता है कि डिफरेंट स्क्रीन साइज़ पे जो है वो ये सही व्यू दे हमें, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड का एक विजिट है वो इस्तेमाल करूँगा। तो मैं दोबारा से Ctrl+Shift+R प्रेस करूँगा और रैप विद दिस विजिट, और यहाँ पे ये ख़ुद ब खुद ही एक विजिट बना के उसके अंदर चाइल्ड के अंदर इस टेक्स्ट का जो विजिट है हमारा उसको रैप कर देगा। और यहाँ पे हमें विजिट का बस नाम लिखना है जिसके अंदर हम इस विजिट को लाना चाह रहे हैं। एक्सपांडेड विजिट, मैं Ctrl+S करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि AC शो हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो एंड पे चली गई हैं। तो अभी देख लेते हैं कि ये यहाँ क्या हो रहा है और कौन सा विजिट जो है वो कितना एरिया ले रहा है। मैं विजिट इंस्पेक्टर में जाता हूँ। ये जब भी आप ऐप ओपन करते हैं, ऐप रन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये विजिट इंस्पेक्टर खुद ब खुद ही ओपन हो जाता है। और अगर आपके पास ये ओपन ना हो रहा हो तो आप मेन डॉट वाली फाइल पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉट डेव टूल की ऑप्शन शो हो रही है। आप यहाँ पे ओपन विजिट इंस्पेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास लेआउट को डीबग करने के या देखने के कि कौन सी चीज़ कितने एरिया में आ रही है, किस तरीके से उसको हमने अलाइन करना है, तो हम इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम में से हमारे पास एक ये ऑप्शन है कि हम जो भी विजिट मखसूस एरिया स्क्रीन पे ऑक्यूपाई कर रहा है, हम उसकी गाइडलाइंस ले सकते हैं कि वो लाइनों के थ्रू हमें ये डिफ़ाइन कर देगा कौन सा विजिट जो है वो कितना एरिया ले रहा है। तो यहाँ पे AC जहाँ पे शो हो रहा है ये विजिट जो है वो पूरी स्पेस ले रहा है। तो बाकी विजिट्स जो है वो एक तरह से कह लें तंग हो के एक साइड पे जो है वो इकट्ठे होकर बैठे हैं। और ऊपर ये डीबग का बैनर शो हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये डीबग का जो बैनर शो हो रहा है इसको ख़त्म करता हूँ। तो ये ख़त्म करने का तरीकाकार ये है कि मेन डॉट वाली फ़ाइल पे जाएं, मटेरियल ऐप, यहाँ पे मैं Ctrl+I प्रेस करता हूँ, डीबग शो चेक बैनर मोड, इसको फॉल्स कर देता हूँ, Ctrl+S, और ये हमारा यहाँ से बैनर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे होम पेज में मैं जाके देखता हूँ
कि मैंने सिर्फ जो AC वाला है इस पर एक्सपांडेड इस्तेमाल किया है। अगर मैं बाकियों पे भी एक्सपांडेड इस्तेमाल करूँगा तो हर विजिट जो है वो बराबर स्पेस लेना शुरू कर देगा। बाकी ये एक्सपांडेड विजिट क्या है, कैसे काम करता है, अभी सिर्फ इसका हम बेसिक यूज़ कर रहे हैं। इसकी मज़ीद जो है वो डिटेल्स आप जो फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन है flutter.dev के नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल उस डिटेल में नहीं जाऊँगा और वापस आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बाकी विजिट्स को, जो टेक्स्ट विजिट्स हैं, उन पे भी एक्सपांडेड अप्लाई कर देता हूँ वन बाय वन। जी, तो ये बाकी विजिट्स पे हमने अप्लाई किया है। तो इसकी अब ये है कि सभी जो हमारे विजिट्स हैं, टेक्स्ट विजिट्स, वो एक मखसूस स्पेस ले रहे हैं, एक जैसी स्पेस ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि इन टास्क है जी कि हम ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको सेंटर में ले आएँ, जो भी एक टेक्स्ट विजिट का एरिया है। तो उसके लिए हमारे पास, पहले मैं इसको थोड़ा सा अलाइन करने के लिए कॉमा यूज़ करता हूँ, उनके बाद और Alt Shift F प्रेस करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कोड जो है वो अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट विजिट है, इसमें जो टेक्स्ट है उसको मैं सेंटर पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो ये टेक्स्ट के बाद, मतलब ये जो सिंगल कोट्स के अंदर AC लिखा हुआ है, इसके बाद मैं कॉमा प्रेस करता हूँ और अलाइन, टेक्स्ट अलाइन का फील्ड या वैल्यू सेट करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने टेक्स्ट को जो है वो सेंटर में कर दिया। अब यही चीज़ मैं बाकियों पे भी अप्लाई कर देता हूँ। अब बजाय इसके मैं वन बाय वन सभी पे दोबारा लिखूँ, मैं इसको कॉपी करके बाकियों पे इस्तेमाल कर रहा हूँ और कंट्रोल S करता हूँ। तो ये सभी का जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे ही मैंने कंट्रोल S प्रेस किया तो कोड की का स्ट्रक्चर एकदम से जो है वो चेंज हो गया। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, जिस मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट वाला विजिट है, इसकी मैंने प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेट की। अब इसके एंड पे आप देखेंगे कि मैंने कॉमा इस्तेमाल किया। अगर मैं कॉमा यहाँ से हटा दूँगा और दोबारा कंट्रोल S प्रेस करूँगा तो अब ये क्या होगा कि वो जो कोड है उसको एक ही लाइन में ले आएगा। इस तरह से ये टेक्स्ट विजिट्स को एक ही लाइन में ले आया। अगर मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर लगा दूंगा तो ये कोड की अलाइनमेंट कुछ बेहतर तरीके से कर देगा, ताकि हमें ये देखने में आसानी हो जाती है कि कौन सा विजिट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। लेट्स सपोज के मैंने यहाँ से भी कॉमा ख़त्म कर दिया, यहाँ से भी कॉमा ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे देखता हूँ जी, ये एक्सपांडेड विजिट स्टार्ट हो रहा है, फिर टेक्स्ट विजिट है, एंड पे 2 पैरेंथेसिस लगी हुई हैं। तो अब मुझे अगर देखना हो कि कौन सा विजिट जो है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो एक दफ़ा क्लिक करके सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जी कौन सा विजिट, ये जी टेक्स्ट विजिट का की पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और ये एक्सपांडेड की है। अगर मैं कॉमा यूज़ करूँगा और इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाता है। तो हमें ये देखने में काफ़ी आसानी हो जाती है कि ये टेक्स्ट विजिट कहाँ से शुरू होकर कहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये स्लैश स्लैश टेक्स्ट जो है वो खुद ब खुद ही लिखा हुआ आ जाता है। इसी तरह एक्सपांडेड यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। तो ये इस कोड को जब आप स्ट्रक्चर कर लेते हैं तो जितना ज़्यादा भी कोड हो, आपको देखने में उसमें दोबारा कोई नई चेंजेस करने में आसानी होती है। तो अब नेक्स्ट आता है जी कि हमने इन बटन्स को, इनको क्लिकेबल बनाना है। किसी भी विजिट को क्लिकेबल बनाने के लिए हम इंक्वेल के नाम से एक विजिट है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट विजिट है इसको मैं रैप कर लूँगा इंक्वेल के अंदर। तो कंट्रोल शिफ्ट R दोबारा से मैं प्रेस करता हूँ और रैप दिस विजिट इंक्वेल।
इंकवेल में चाइल्ड में हमारा टेक्स्ट फील्ड आ गया और ऑन टैब की इस प्रॉपर्टी में सेट करता हूँ और यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं जो कि टैब करने पे कॉल होगा। तो मैं इसको टैब करता हूँ, ये टैब हो रहा है। अब ये